हेलो बच्चों, दिस इज डॉली शर्मा, योर ओन केमिस्ट्री मैम। एंड आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं जो हम पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। और आज उसका लेक्चर नंबर 2 है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स का कल हमने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18 के बारे में। उन सभी एलिमेंट्स का नाम जाना, पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, और इनर्ट पेयर इफेक्ट, और ग्रुप 13 कल हमने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। इनर्ट पेयर इफेक्ट में कुछ बच्चों ने ये पूछा है रिलक्टेंस का मतलब क्या है। रिलक्टेंस का मतलब अनिच्छा दिखाना। अगर आप प्योर हिंदी में सुनना चाहते हैं तो अनिच्छा दिखाना, यानी कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने में कोई इंटरेस्ट ना दिखाना। और कोई बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने में कोई इंटरेस्ट कब नहीं दिखाएगा? तब नहीं दिखाएगा जब वो खुद बिजी हो। फॉर एग्जाम्पल, एनएस के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के साथ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन में होते हैं, तो वो फर्दर किसी और के साथ बॉन्डिंग नहीं करना चाहते। कल हमने इस चैप्टर की शुरुआत करते हुए ग्रुप 13 के एलिमेंट्स का जिक्र किया था। कल हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा। उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद हमने कंटिन्यू किया था एटॉमिक प्रॉपर्टीज, लाइक उनकी रेडियस हो गई, आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गई, उनके मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। इनर्ट पेयर इफेक्ट के बेसिस पर हमने ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी भी डिस्कस की थी, ठीक है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट को मैं वापस लेकर आऊंगी जब ग्रुप 13 14 को कंप्लीट करा दूंगी। तो मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखूंगी और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगी बेटा आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट पे, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम आज की क्लास की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपाउंड्स ऑफ बोरोन और ग्रुप 14, फिर हम स्टार्ट कर देंगे कार्बन फैमिली। बेटा कल हमने लगभग सारी एटॉमिक प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, कुछ रिएक्शंस भी डिस्कस की थी। तो कल हम जो रिएक्शंस डिस्कस कर रहे थे कि टुवर्ड्स हैलोजन उसकी रिएक्शन कैसी होती है। टुवर्ड्स हैलोजन जब हमने रिएक्शन पढ़ी तो हमने जाना BF3 में बैक बॉन्डिंग कैसे होती है, तो बैक बॉन्डिंग को कवर कर लिया। फिर अब हम डिस्कस करेंगे लाइक एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम के हैलाइड्स को डिस्कस करेंगे। हैलाइड्स को डिस्कस करने के साथ साथ हमारे पास फिर आ जाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बोरोन के। कौन कौन से कंपाउंड्स है बेटा जो हमको कवर करने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। नंबर 1 दैट इज बोरैक्स। और बेटा स्ट्रक्चर पार्ट इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर पार्ट से सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम इनकी स्ट्रक्चर्स को समझेंगे कंसेप्चुअली, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस को फिर हम करेंगे। लेकिन आज पहले ही बता दूं बेटा स्ट्रक्चर पार्ट इंपॉर्टेंट है। बोरेक्स के बाद हम डिस्कस करेंगे दैट इज B2H6 जिसे हम बोलते हैं डाइबोरेन। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे H3BO3 जिसे हम बोलते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड। तो कंपाउंड्स ऑफ बोरोन में हमें सिर्फ और सिर्फ इन 3 कंपाउंड्स को डिस्कस करना है। फिर हम बात करेंगे बेटा कार्बन फैमिली के बारे में, अगर ये हमारा आज कंप्लीट हो गया, ठीक है बेटा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे वहां पर आ जाते हैं। हम पढ़ रहे थे बेटा कि ये जो हमारे पास ग्रुप 13 के एलिमेंट्स हैं ये हैलोजेंस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो हैलोजेंस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, तो वहां पर हमने देखा कि भाई ये ट्राई हैलाइड्स बनाएंगे, क्योंकि इनकी वैलेंसी 3, हैलोजन की वैलेंसी 1। तो ये हैलाइड्स तो बनाते हैं, बट ये जो हैलाइड्स बनाते हैं उनमें जो बोरोन के हैलाइड्स थे उनकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमें ऑब्जर्व हुई कि वहां पर बैक बॉन्डिंग जैसी प्रॉपर्टी ऑब्जर्व होती है। क्यों? क्योंकि बोरोन के पास वेकेंट p ऑर्बिटल अवेलेबल होता है। तो पहले जो वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज की तरह बिहेव कर रहा था, बैक बॉन्डिंग होने से उसका एसिडिक नेचर कंपैरेटिवली कम हो जाता है। फिर हम आए एल्यूमिनियम के हैलाइड्स के ऊपर। एल्यूमिनियम के हैलाइड्स की मैं अगर बात करूं बेटा, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है एक्शन ऑफ हैलोजेंस चल रहा है बेटा कि हैलोजेंस के साथ ये कैसे रिएक्ट करेंगे। अगर मैं एल्यूमिनियम के हैलाइड्स की बात करूं तो हमारे पास क्या आ जाता है बेटा, AlCl3 ही बनेगा। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी बेटा, एल्यूमिनियम की वैलेंसी भी होती है 3, और हैलोजन ये जो क्लोरीन है इसकी वैलेंसी कितनी है 1। तो कंपाउंड तो कैसा बनेगा बेटा, AlCl3। लेकिन ये जो AlCl3 है कैसा है बेटा, ये रहा एल्यूमिनियम, ये रहा क्लोरीन, ये रहा क्लोरीन, ये रहा क्लोरीन। एक नॉर्मल स्ट्रक्चर जो हमने इसकी बनाने की कोशिश की। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया बेटा, ये जो एल्यूमिनियम है यहाँ पर, ये जो एल्यूमिनियम है दैट इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज सराउंडेड बाय 6 इलेक्ट्रॉन्स, सराउंडेड बाय
6 इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है तो मैं लिख सकती हूं कि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। लिख सकते हैं कि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। और अगर इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो हम इसे बोल सकते हैं कि ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज की तरह। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज की तरह बिहेव करेगा, ये लीच एसिड की तरह बिहेव करेगा। अब ये जो AlCl3 है ये फॉर्मेशन करता है डाइमर का। क्या करता है बेटा, ये AlCl3 फॉर्मेशन करता है डाइमर का। तो AlCl3 कैन फॉर्म डाइमर इन वेपर फेज। ये वेपर फेज में डाइमर का फॉर्मेशन करता है। तो ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ना अभी, ये एक एक चीज को हम अभी प्रूव करने वाले हैं। पहली बात बेटा कि डाइमर हम बना क्यों रहे हैं भाई, AlCl3 का अगर हम देखें तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये डाइमर का फॉर्मेशन करेगा। अब ये डाइमर बनाएगा और डाइमर जो ये बनाता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज Al2Cl6। अब ये कैसे बनाएगा वो समझते हैं। हमारे पास क्या था, अभी पहले डिस्कस करते हैं कि इसने क्यों बनाया और BF3 ने क्यों नहीं बनाया। पहले बात करते हैं कि इसने क्यों बनाया। तो ध्यान से देखना बेटा, ये रहा एल्यूमिनियम, ठीक है, ये एल्यूमिनियम, ये क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ये दूसरा एल्यूमिनियम, इस एल्यूमिनियम का क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। अब ध्यान से देखो बेटा और एक बात बताओ, एल्यूमिनियम की अगर मैं बात करूं, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3s2 3p1। अगर मैं उसे रिप्रेजेंट करूं तो ये रहा 3s2 और ये रहा 3p1। अगर मैंने ये रिप्रेजेंट कर दिया तो ये इसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा बेटा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, ये इस तरीके से आ जाएगा। अब इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये जो एल्यूमिनियम था, एक एल्यूमिनियम, एक इलेक्ट्रॉन इसने इसके साथ शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, तीनों इलेक्ट्रॉन्स काउंट हो गए। वहीं पे अगर हम बात करें बेटा क्लोरीन की, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3s2 3p5। तो यहां पर ये रहा 3s2 और 3p5 की अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 4 5। जो हमारे पास क्लोरीन कितने हैं, 3 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन, और इसके पास एक क्लोरीन के पास क्या है बेटा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है लेकिन बाकी 3 इलेक्ट्रॉन्स तो पेयर्ड है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं वो इस क्लोरीन के पास प्रेजेंट हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर। मानते हो नहीं मानते हो, बिल्कुल ऐसा है। वापस समझो बेटा, ये क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है, तो इन क्लोरीन ने जो इस एल्यूमिनियम के साथ बॉन्ड बनाया, इसने अपना एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर किया, तो यहां से क्या बन गया बेटा, सिग्मा। सेम एज इट इज, एल्यूमिनियम के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे तो इसने एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक। लेकिन अभी भी इस क्लोरीन के पास क्या है बेटा, इस क्लोरीन के पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, इस क्लोरीन के पास भी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, सभी क्लोरीन के पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है। मैं बस इन दोनों का रिप्रेजेंट कर रही हूँ क्योंकि ये हमारे काम के हैं। इनके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। वहीं पे हम क्या देख रहे हैं बेटा कि ये जो हमारा एल्यूमिनियम है, ये जो हमारा एल्यूमिनियम है, इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है। तो यहां पर क्या होता है बेटा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसे डोनेट करता है इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये यहां पर अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर? तो अब ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, ऐसे ये डाइमर का फॉर्मेशन करता है। अगर आप पूछो क्या Al2Cl6, क्या Al2Cl6 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, ना जी, Al2Cl6 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा ये बॉन्ड बनाने के बाद भी इन 2 क्लोरीन के पास 2 लोन पेयर अभी भी प्रेजेंट है। तो AlCl3 is a electron deficient species, but Al2Cl6 is not a electron deficient species.
अब यहाँ पर बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो बेटा ध्यान से, ये कितना, एल्यूमिनियम एक एटम, क्लोरीन, एल्यूमिनियम, ये तीन जो एटम है, ये कितने एटम है, तीन एटम, इनके कितने सेंटर्स है, तीन सेंटर, और इन तीन सेंटर्स के बीच में इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ध्यान से देखो, एक बॉन्ड बना, दो इलेक्ट्रॉन एक एक शेयर करके, एक बॉन्ड बना, दो इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर हमारे पास इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, इक्वल इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की कोई डेफिशिएंसी नहीं है। तो ये ध्यान रखना, यहां पर ये तो हो जाएंगे, देखो बेटा इस बात को समझो, क्योंकि अभी हम डायबोरेन की तरफ बढ़ने वाले हैं, उसमें ज्यादा डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी ये जो हमारे पास है ना, ये क्लोरीन, साइड वाले जो क्लोरीन है, ये 4 टर्मिनल पोजीशन पे है, और ये वाले जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन कैसे है बेटा, ब्रिज पोजीशन पर है, तो ये नॉन प्लेनर होता है, कैसे होता है वो भी बता देते हैं। तो यहां पर इसके और इसके बीच में अगर सिर्फ इन दोनों सेंटर्स की बात करती हूँ तो कितना इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में जो बॉन्ड बना, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहलाते हैं। तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड टोटल कितने हुए, 1 2 3 4, और यहां पर ये वाला जो बॉन्ड बना हुआ है, सेंटर कितना है बेटा, 3 सेंटर, और यहां पर बॉन्ड कितने, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये एल्यूमिनियम, ये क्लोरीन और ये एल्यूमिनियम, ये क्या है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये जो हमारे पास 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है बेटा ये। तो क्योंकि 3 सेंटर्स के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, ये 3 सेंटर्स के बीच में 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी नहीं है। समझ आया बेटा, यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी नहीं है, इसलिए Al2Cl6 इज नॉट अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। अगर आप बात करो AlCl3 की, तो ये बिल्कुल एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। तो AlCl3 के बारे में हमने बात की कि वो डायमर का फॉर्मेशन करता है। उसने डायमर का फॉर्मेशन क्यों किया, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए किया, क्लियर, उसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए डायमर का फॉर्मेशन किया, डायमर बनाया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्म में यहां पर उसने डायमर बनाया, ये Al2Cl6 का फॉर्मेशन किया, इन 3 सेंटर के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, Al एल्यूमिनियम, Al क्लोरीन, इसे हम कहते हैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब इसको मैं सिंपली रिप्रेजेंट करके बता देती हूँ ताकि इसके बारे में हम और पॉइंट्स भी लिख सकें, ठीक है। तो समझना बेटा, यहाँ पर हमने एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर बनाया, किस तरीके से देखना बेटा, सी एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, यहाँ पर ये था क्लोरीन, 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 ठीक है, इसने यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, यहाँ पे था क्लोरीन, इसने यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, यहाँ था क्लोरीन और यहाँ था क्लोरीन, ठीक है। अब इस केस में ये जो एल्यूमिनियम है, ये जो क्लोरीन है, तो ये 2 सेंटर और इनके बीच में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कहलाता है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये भी क्या कहलाएगा बेटा, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये जो है ना हमारे पास, ये जो है ना हमारे पास, ये हमारे पास क्या है बेटा, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और अगर 3 लोग हैं, 3 लोग हैं और उनके बीच में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो किसी को भी इलेक्ट्रॉन की कमी तो नहीं होगी, एक एक तो सबको मिलेगा, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज नहीं है। क्लियर हो गया बेटा, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं BCl3 डज नॉट फॉर्म डायमर, इसी की अभी मैं बात कर रही थी, ये चीज ध्यान रखना, रीजनिंग में पूछा जाता है, क्यों BCl3 डज नॉट फॉर्म डायमर, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ बोरोन। देखो बेटा, हमारे पास यहाँ पे जो एटम है, यहाँ पे जो एटम है, अगर वो स्मॉल होता है, यहाँ पर जो एटम है अगर वो स्मॉल होता है, तो ये जो क्लोरीन था इस एल्यूमिनियम के अकॉर्डिंग ओके था इसका साइज, लेकिन बोरोन जो है उसका खुद का साइज बहुत छोटा है, और वहां पर हम ब्रिज पोजीशन पे क्लोरीन को रख ही नहीं सकते, वो टिक ही नहीं सकता, इसीलिए बोरोन में सिर्फ और सिर्फ BH3
क्या BH3 डाइमर का फॉर्मेशन करता है। BCl3 डाइमर नहीं बना सकता क्योंकि बोरोन का साइज छोटा छोटा है, तो उसके ऊपर आप ब्रिज पोजीशन पर बड़े बड़े एटम्स को नहीं टिका सकते नॉन प्लेनर पोजीशन में, इसीलिए ये डाइमर का फॉर्मेशन नहीं करता। जो एनहाइड्रस AlCl3 होता है वो नेचर में कोवेलेंट होता है। इन रियल AlCl3 डुअल नेचर शो करता है, आयनिक भी नेचर शो करता है, कोवेलेंट नेचर भी शो करता है। क्लियर? कोवेलेंट शो करता है तभी तो डाइमर बनाया, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा ध्यान रखना, डाइमर हमेशा वो बनाता है जो नेचर में कोवेलेंट होता है। आयनिक कंपाउंड्स कभी भी डाइमर का फॉर्मेशन नहीं करते। ये पॉइंट भी मैं यहां पर अभी हाईलाइट करके लिख दूंगी, तो इस बात का ध्यान रखना दैट BCl3 डज नॉट फॉर्म डाइमर ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ बोरोन एंड ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ large size of chlorine. Large size of chlorine. Only BH3 can form dimer as B2H6 due to small size of hydrogen. तो हाइड्रोजन का साइज छोटा होता है, इसलिए सिर्फ वो डाइमर बना पाता है, ये डाइमर नहीं बना पाता। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके बारे में बात कर रहे थे बेटा, तो ये ध्यान रखना बस कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होता Al2Cl6 एनहाइड्रस। तो इसकी ये जो कोवेलेंट होता है, ये कोवेलेंट क्यों होता है आप खुद बताना बेटा। कोवेलेंट नेचर हम कैसे देखते थे? कोवेलेंट नेचर हम देखा करते थे अकॉर्डिंग टू फेजान्स रूल, और फेजान्स रूल क्या कहता था कि जिसकी जितनी ज्यादा पोलराइजिबिलिटी होगी, जिसकी जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी, उतना ज्यादा उसका नेचर कैसा होगा बेटा? कोवेलेंट होगा। इसीलिए ये जो कंपाउंड है ये दोनों रोल शो करता है। कोवेलेंट नेचर शो करने का रीजन तो बिल्कुल यही है कि इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है, साइज इसका भी बहुत ज्यादा नहीं होता, छोटा नहीं होता, तो ये एनायन को अपनी तरफ अच्छे से पोलराइज करता है। जो एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसे डिस्टॉर्ट कर देता है अच्छे तरीके से, तो उसका कोवेलेंट प्रॉपर्टी शो करता है। साथ के साथ जब इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, जब इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये उसमें भी सॉल्यूबल होता है और ये कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जैसे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है। तो ये आयनिक नेचर भी शो करता है क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी भी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर? तो ये जो AlCl3 है ना, दैट AlCl3 shows dual nature, covalent as well as ionic. क्लियर? और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको लिखवा देती हूं, इन द फॉर्म ऑफ नोट, क्या बोला था मैंने अभी? आयनिक कंपाउंड्स can never forms dimer और पॉलीमर्स, ना डायमर बनाते ना पॉलीमर्स बनाते। only covalent compounds can forms डाइमर्स और पॉलीमर्स, यही बना सकते हैं बेटा, डाइमर्स भी और पॉलीमर्स भी। आयनिक कंपाउंड्स में कभी भी आप सुनोगे ही नहीं, क्योंकि वो तो वैसे भी नेचर में आयनिक होता है, आयनाइज हो जाएगा। क्लियर? लेकिन मैम हमने तो ऑब्जर्व किया है कि ये जो AlCl3 है ये आयनिक फॉर्म में भी पाया जाता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पर ये जो AlCl3 है ये डुअल नेचर शो करता है। आपने पढ़े हुए होंगे, हम एल्यूमिनियम के और हैलाइड्स की बात करें, फॉर एग्जाम्पल AlF3, AlCl3, AlBr3,
Al(I3). ये क्या है? हैलाइड्स ऑफ एल्यूमिनियम। अब इस केस में डाउन द ग्रुप जाने पर हो क्या रहा है? हो क्या रहा है बेटा? कैटायन सेम, कैटायन का चार्ज सेम, एनायन सेम, एनायन का चार्ज सेम, एनायन का साइज डिफरेंट है, तो साइज ऑफ एनायन इंक्रीजेस। साइज ऑफ एनायन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। एनायन का साइज इंक्रीज हो रहा है तो पोलराइजिबिलिटी क्या हो रही है? पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन इंक्रीज हो रही है। तो यहां पर कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो रहा है बेटा? कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। याद आया फैजान रूल? कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो आयनिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो AlCl3 है, ये यहां पर दोनों नेचर शो करता है। इसकी टेंडेंसी होती है बिल्कुल आयनिक कंपाउंड्स बनाने की भी। तो ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है कि ये कोवेलेंट नेचर भी शो करता है और आयनिक नेचर भी शो करता है। इसके पीछे क्या रीजन है बेटा? क्योंकि जब इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराई जाती है तो ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब AlCl6 की रिएक्शन वाटर के साथ करवाई जाती है तो ये यहाँ से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी हमने ये पढ़ा हुआ है, ये इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर? तो इसकी टेंडेंसी होती है, हैव टेंडेंसी टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स ऑल्सो। तो इसलिए ये आयनिक नेचर भी शो करता है। ठीक है, इसकी हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है तो दैट कंपनसेट्स आयनाइजेशन एंथैल्पी। दैट हाई हाइड्रेशन enthalpy compensates ionization enthalpy। क्लियर? दैट्स ऑल अबाउट Al2Cl6। तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए क्योंकि थोड़ी देर में मैं एक नया कंपाउंड पढ़ाने वाली हूँ आपको और उस कंपाउंड का नाम होगा डाइबोरेन। तो दिमाग में आएगा ये फितूर, इसलिए वो फितूर पहले ही क्लियर कर दिया। हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे हैलाइड्स ऑफ बोरोन फैमिली, यानी कि एक्शन विद हैलोजन। हैलोजन के साथ ये क्या करते हैं? हैलोजन के साथ ट्राई हैलाइड्स बनाते हैं, इनकी वैलेंसी फिक्स, उधर हैलोजन की फिक्स। अब इस केस में बोरोन के हैलाइड में स्पेशलिटी थी बैक बॉन्डिंग की, वहां पर स्पेशलिटी नहीं थी डायमराइजेशन की। क्यों नहीं थी? मैंने बता दिया, क्योंकि ब्रिज पोजीशन पे बड़ा एटम नहीं रखा जा सकता, वो बेस भी स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, अब वहीं पे हम बात करें BH3 वो बनाएगा, लेकिन अभी हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में। हमने बात की फिर AlCl3 की। भाई AlCl3 जो होता है, हमने इसको फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन में पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इसका सेंट्रल एटम 6 इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड होता है और इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, तो ये खुद तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, लीस एसिड होता है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से ही कोवेलेंट कंपाउंड होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से ही डाइमर का फॉर्मेशन करता है वेपर फेज के अंदर। और डाइमर बनाता कैसे है? एक AlCl3 दूसरा AlCl3, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल, देने वाला एक लेने वाला एक, जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही जना दे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है इन द दैट फेज। ये ब्रिज पोजीशन, ये टर्मिनल पोजीशन, इसने वेपर फेज में डाइमर का फॉर्मेशन कर दिया। और यहां पर 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनता है। B2H6 में 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बनेगा, इसलिए मैं बार बार हाईलाइट कर रही हूँ। ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। Al2Cl6 इज नॉट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बिकॉज, क्यों बेटा? क्यों नहीं है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? इजी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है ही नहीं है, यहाँ पे कुछ खाली नहीं बचा, जो खाली था वो भर गया और अब जो स्पीसीज है उसके पास तो एक्स्ट्रा लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज नहीं। क्लियर हो गया बेटा? अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अनादर कंपाउंड जिसका नाम है, क्या नाम है बेटा? बोरेक्स। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंपाउंड्स ऑफ बोरोन। फाइनली अब इसको स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद ये कंपाउंड्स डिस्कस करने के बाद बेटा हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट, दैट इज कार्बन फैमिली के बारे में। कार्बन फैमिली की मैक्सिमम चीजें कवर हो गई है, नहीं भी हुई होंगी तो अब हो जाएंगी। पहली बात, बोरेक्स बोलते किसे हैं? देखो बेटा, बोरेक्स के कुछ कॉमन नेम भी है, इसे टिंकल भी बोलते हैं, सुहागा भी बोलते हैं, ठीक है, बट हम इसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बोरेक्स का आपको हमेशा
फॉर्मूला क्या लिखा हुआ मिलता है, Na2B4O7.10H2O। ये जो फॉर्मूला है ना, ये इसका जनरल फॉर्मूला है जो आपको हमेशा कहीं ना कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको इसका एक्चुअल फॉर्मूला भी लिखवाऊंगी। एक्चुअल फॉर्मूला जो हमारे पास आएगा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा जब हम रिएक्शन करवाएंगे, हम जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब ये जो होता है ना बेटा, इसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसमें से 2 ना रिएक्ट कर जाते हैं, 2 रिएक्ट कर जाते हैं तो 8 वाटर मॉलिक्यूल बच जाते हैं। अब इस केस में इसकी हमें स्ट्रक्चर भी बनानी है, तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ कॉमन पॉइंट्स लिख लेते हैं। ये जो होता है बेटा, ये कैसा होता है, दैट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। कैसा होता है बेटा, दैट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। ये एक वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की तरह होता है। और अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी हम इसकी स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे तो मैं तीनों आपको हाईलाइट करूंगी। इट कंटेन्स ऑल 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, आयनिक, कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें तीनों टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? इसमें अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का अगर कोई पूछे कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो हमें पता चलेगा इसके एक्चुअल फॉर्मूला से। तो इसका एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एक्चुअल फॉर्मूला होता है इसका। एक्चुअल फॉर्मूला लिखने से पहले चलो फिर ऐसा करते हैं कि पहले इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर बनाने का तरीका याद कर लेना बेटा, समझ लेना ध्यान से। बोरोन, 4 बोरोन बना दो, ठीक है। हर बोरोन के बीच में एक ऑक्सीजन इंसर्ट कर दो, ठीक है। और किसी भी 2 बोरोन के बीच में एक और ब्रिज ऑक्सीजन बना दो, मान लो मैंने इधर बना दिया, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर क्या होता है बेटा, 2 के साथ तो OH माइनस रिएक्ट कर जाता है, OH माइनस रिएक्ट करता है इसके अंदर, तो इस केस में यहां पर 2 तो OH प्रेजेंट होते ही होते हैं। क्लियर? लेकिन ये वाला देखो बॉन्ड एक बार, ये वाला एटम देखो एक बार। अब इस केस में ये जो बोरोन है बेटा, बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p1 होता है। 3 बॉन्ड बना सकता था, 3 बॉन्ड उसने बना लिए, लेकिन उसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल अभी है। तो जो 2 OH माइनस हैं, वो 2 OH माइनस अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस बोरोन को देता है, और यहाँ जो बॉन्ड बनता है वो बनता है इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ जो बॉन्ड बनता है वो बनता है इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एज इट इज बेटा, ये वाला बोरोन 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है। अब इस केस में एक OH माइनस इसको भी इलेक्ट्रॉन पेयर देकर यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब इस केस में बेटा बोरोन 4 बॉन्ड बना रहा है, चौथा इसने इलेक्ट्रॉन लिया है तो उसे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज, कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाई दे रहा है मैम, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। कोवेलेंट बॉन्ड दिखाई दे रहा है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बना है। ये आयनिक बॉन्ड किधर है, अरे यार जहां जहां Na+ होता है वो तो कंपाउंड को किसी ना किसी तरीके से आयनिक कर ही देता है। तो वो जो 2 Na+ प्रेजेंट होते हैं, वो एक Na+ इधर होता है, एक Na+ इधर होता है। मैं भी उसको ब्रैकेट के बाहर ही लिख रही हूँ, ठीक है, मैं उस Na+ को अभी ब्रैकेट के बाहर लिख रही हूँ। तो ठीक है, वो Na+ एक यहाँ होता है, वहां होता है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है बेटा, 2 Na+ आयन, और उनकी पोजीशन क्या है, एक की इधर है और एक की इधर है। और वाटर मॉलिक्यूल्स कितने बच गए बेटा, 8 वाटर मॉलिक्यूल्स बच गए। दैट इज द एक्चुअल फॉर्मूला। अब मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देती हूँ। तो एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है इसका, देख लो एक बार, Na2B4O5OH होल 4, Na2B4O5.OH होल 4.8H2, ये होता है एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ बोरेक्स। और यहाँ पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाटर मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं बेटा, अगर कोई पूछे बोरेक्स के अंदर तो वो 8 होते हैं, क्योंकि 2 रिएक्ट
कर चुके होते हैं। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, बोरेक्स जो कंपाउंड है उसका जनरल फॉर्मूला होता है Na2B4O7.TANH2। ये एक व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की जैसा होता है और ये इसके अंदर तीनों बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, कोवेलेंट, आयनिक और कोऑर्डिनेट। वो प्रूफ करने के लिए मैंने आपको इसकी स्ट्रक्चर बना के दिखाई। स्ट्रक्चर बनाना बहुत इजी है, 4 बोरोन बना दो, हर बोरोन के बीच में एक ऑक्सीजन को इंसर्ट कर दो और एक किसी और 2 बोरोन के बीच में एक ऑक्सीजन को इंसर्ट कर दो। अभी सारी की सारी बोरोन ने 3 बॉन्ड बना रखे थे, लेकिन उनके पास वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल था क्योंकि बोरोन के पास एक वेकेंट ऑर्बिटल होता है। तो वो जो 2 वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर रिएक्ट किए हैं, उनमें से 2 वाटर मॉलिक्यूल के जो OH माइनस हैं, उन OH माइनस ने इन बोरोन को इलेक्ट्रॉन पेयर देकर 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है और इस बोरोन के साथ Na+ आयनिक बॉन्ड बना रहा है। बाकी जितने भी बॉन्ड है वो सब के सब कोवेलेंट बॉन्ड है। स्ट्रक्चर याद रखना बहुत इजी है, ये पॉइंट्स पता होना बहुत जरूरी है कि कौन सा बॉन्ड आयनिक है, कौन सा बॉन्ड कोवेलेंट है और कौन सा बॉन्ड कोऑर्डिनेट है। दैट इज द एक्चुअल फॉर्मूला। अगर कभी भी पूछ लिया जाए कि एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, वो ये है। आप चेक कर सकते हो दोनों के फॉर्मूले में एक भी एटम का कोई डिफरेंस नहीं है, ना कोई एटम ऊपर है ना कोई एटम नीचे है। मैं इस बोरोन को 1 बोल दूं, इस बोरोन को 2 बोल दूं, इस बोरोन को 3 बोल दूं, इस बोरोन को 4 बोल दूं, तो अब मैं यहां से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज बता सकती हूँ। पहली बात, ये जितने भी ऑक्सीजन 2 बोरोन के बीच में है वो सारी की सारी ब्रिज ऑक्सीजन है। कैसी है बेटा? ब्रिज ऑक्सीजन। तो अब मैंने आपसे पूछा कि ब्रिज ऑक्सीजन कितनी है, तो आप गिन के बता सकते हो 1 2 3 4 5। ब्रिज बॉन्ड कितने हैं? 5। नंबर ऑफ बीओ बॉन्ड कितने हैं? गिनो। नंबर ऑफ बीओबी बॉन्ड कितने हैं? गिनो। नंबर ऑफ बीओएच बॉन्ड कितने हैं? गिनो। 1 मिनट का टाइम दिया, सारी चीजें नोट डाउन करो। चारों बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन अभी का अभी वीडियो पॉज करो, नोट डाउन करो सारे के सारे। यस बेटा, काउंट करें। अब चलो साथ साथ आंसर करते जाना बेटा, साथ साथ आंसर करते जाना। नंबर ऑफ बीओबी बॉन्ड्स आपको कितने मिले यहाँ पे? नंबर ऑफ बीओबी बॉन्ड्स यहाँ पर आपको 5 मिले होंगे, स्ट्रक्चर अभी आपके सामने थी। नंबर ऑफ ब्रिज ऑक्सीजन बीओबी, ब्रिज ऑक्सीजन बीओबी का मतलब क्या है? वही कि भाई टोटल बीओ बॉन्ड्स कितने हैं। नंबर ऑफ ब्रिज ऑक्सीजन, नंबर ऑफ बीओबी बॉन्ड्स हो गया। नंबर ऑफ बीओ बॉन्ड्स, ब्रिज ऑक्सीजन भी 5 ही है हमारे पास, ठीक है। नंबर ऑफ बीओ बॉन्ड्स कितने हैं बेटा? नंबर ऑफ बीओ बॉन्ड्स काउंट करे आपने? यस बेटा, काउंट करो और आंसर करो। देखो यहाँ पे कितने बीओ बॉन्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये OH के साथ भी जो ऑक्सीजन के साथ ही तो बॉन्ड है, तो ये हमारे पास टोटल कितने हैं बेटा? दैट इज 14। नेक्स्ट, हाइब्रिडाइजेशन क्या है? वो बोरोन की जो फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे है और जो सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे है। ध्यान से देखो इस बोरोन को, 4 सिग्मा बॉन्ड से सराउंडेड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? थर्ड वाले को sp3। और सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे जो बोरोन है वो 3 सिग्मा बॉन्ड से सराउंडेड है, नो लोन पेयर, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल। क्लियर? और जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर, यानी कि यहाँ पर 2 ट्राइगोनल प्लेनर की यूनिट्स प्रेजेंट हैं और 2 टेट्राहेड्रल की। नेक्स्ट बेटा, ये सॉल्ट किससे मिलकर बना है? ये मिलकर बना है H2B4O7 और NaOH से मिलकर। किससे बेटा? H2B4O7, जिसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज टेट्रा बोरिक एसिड। और NaOH को तो आप सभी जानते हो बेटा। NaOH क्या है? NaOH एक सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। और ये कैसा एसिड है बेटा? वीक एसिड है। यानी कि ये सॉल्ट है एक वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस का। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, इसके पास Na+ आयन प्रेजेंट है।
हम अभी अभी पढ़कर आए हैं हाइड्रोजन चैप्टर, वहां पे हमने हार्डनेस रिमूव करने के जो परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के जो मेथड पढ़े थे, जहां पर हम कैल्गन का यूज कर रहे थे, वॉशिंग सोडा का यूज कर रहे थे, वहां पर हम क्या कर रहे थे, Na+ आयन रिप्लेस कर रहा था Ca+2 और Mg+2 आयन को, जो कि हार्ड वाटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं एज अ वाटर सॉफ्टनर। क्यों? दैट Na+ आयन रिप्लेसेस Ca+2 एंड Mg+2 आयन। तो इसे भी हम लिख देते हैं यहीं पर की पॉइंट्स के अंदर, दैट कैन बी यूज्ड एज वाटर सॉफ्टनर, कैन बी यूज्ड एज वाटर सॉफ्टनर, वाटर को सॉफ्ट करने के लिए, एज इट replaces Ca+2 and Mg+2 ions in hard water by Na+ ions। तो इसे हम एज अ वाटर सॉफ्टनर भी यूज करते हैं। नेक्स्ट बेटा, एक्वस सॉल्यूशन जो होता है इसका, वो कैसा होता है, दैट एक्वस सॉल्यूशन यानी कि जब हम इसको पानी में मिलाते हैं तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरैक्स इज बेसिक। कैसा होता है बेटा? बेसिक होता है, यानी कि नेचर में कैसा होता है बेटा? अल्कलाइन होता है। कैसे पता चला? देखो, इसकी रिएक्शन करवा के देख लेते हैं। तो हमारे पास प्रेजेंट है दैट इज Na2B4O7.10H2O। इसकी रिएक्शन हमने करा दी वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। अब बेटा यहां पर जितने सोडियम प्रेजेंट हैं, यहां पर जितने सोडियम प्रेजेंट हैं उतने तो क्या बन जाएंगे बेटा? उतने यहां पर बन जाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जितने यहां पर बोरोन प्रेजेंट है उतने हमारे पास बन जाएंगे ऑर्थोबोरिक एसिड। रिएक्शन याद करने का तरीका फिर से बता दूं बेटा, जितने सोडियम प्रेजेंट हैं उतने सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेंगे, जितने बोरोन प्रेजेंट हैं उतने ऑर्थोबोरिक एसिड यहां से बन जाएंगे। अब यहां पर अगर मैं बात करूं बेटा दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, क्लियर। और अगर मैं बात करूं यहां पर H3BO3 की, तो वो एक वीक एसिड है। क्या है बेटा? वो एक वीक एसिड है। और अगर मैं रिएक्शन कराती हूं इन दोनों की, तो यहां पर वीक एसिड, वीक भी बहुत ही ज्यादा वीक होता है, तो कंपैरेटिवली रिजल्टेंट सॉल्यूशन हमारे पास कैसा आ जाता है बेटा? रिजल्टेंट सॉल्यूशन इसका एक्वस हमारे पास आ जाता है बेसिक, क्लियर। तो इसलिए इसका सॉल्यूशन हमारे पास कैसा होता है बेटा? बेसिक। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा इसकी एक्शन ऑफ हीट, यानी कि जब हम इसको हीट करते हैं तो ये किस किस का फॉर्मेशन करता है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। सबसे पहले जब हम Na2B4O7.10H2O को हीट करते हैं तो यहां से क्या होता है बेटा? यहां से सारे वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं और फॉर्मेशन किसका होता है? Na2B4O7 प्लस 10H2O। अब ये जो हमारे पास बना है इसे हम क्या क्या बोलेंगे? इसे हम बोलते हैं दैट इज एनहाइड्रस बोरेक्स भी बोल सकते हैं, एनहाइड्रस बोरेक्स भी बोल सकते हैं बेटा, क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है। और अगर इसका हमें एग्जैक्ट नेम लिखना हो तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? दैट इज सोडियम टेट्रा बोरेट। और जब हम इसको फर्दर हीट करते हैं, पहले तो क्या हुआ बेटा? सोडियम टेट्राबोरेट का फॉर्मेशन हुआ। जब हम इसको फर्दर हीट करते हैं तो यहां से फॉर्मेशन होता है NaBO2 और B2O3 के मिक्सचर का, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? जिसे हम बोलते हैं दैट इज ग्लासी बीड। यहां पर ये जो NaBO2 मैंने लिखा है इसका नाम है दैट इज सोडियम मेटाबोरेट। क्या बेटा? सोडियम मेटाबोरेट। और B2O3 को बोलते हैं दैट इज बोरिक एनहाइड्राइड। दो बोरिक एसिड में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, दो बोरिक एसिड में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, यहां से B2O3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये है B2O3,
क्लियर है बेटा? यस बेटा, तो इसे हम कहते हैं बोरेक्स बीड, इसी को हम कहते हैं ग्लासी बीड, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? दैट इज बोरेक्स बीड। यहां पर इसके 2 मोल्स होते हैं, ठीक है। ये मिक्सचर कहलाता है बेटा बोरेक्स बीड का, और यही मिक्सचर कहलाता है दैट इज ग्लासी बीड का। ये होता क्या है इन एक्चुअल, होता क्या है? ये जो होता है ना बेटा बोरेक्स, इस बोरेक्स की टेंडेंसी होती है कि जब इसे हीट किया जाता है तो ये स्वेलअप हो जाता है। स्वेलअप जैसे कि सूज जाना जिसे कहते हैं। स्वेलअप होने के बाद यहां पर पहले ये सोडियम टेट्राबोरेट का फॉर्मेशन करता है, और ये फिर फॉर्मेशन करता है बोरेक्स बीड का, और उस बोरेक्स बीड का हमारे पास क्या आ गया मिक्सचर? दैट इज NaBO2 और B2O3, दैट इज सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड। ये कैसा होता है बेटा? ये नेचर में ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, ये नेचर में ट्रांसपेरेंट होता है। तो ये जो बोरेक्स बीड है इसे यूज किया जाता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स बोले तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ट्रांजिशन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, जब उन्हें इस बोरेक्स बीड जो कि ट्रांसपेरेंट है, जो कि कलरलेस है, इससे पास आउट करते हैं, तो वो एक कलर्ड कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। वो कलर कंफर्म करता है कि यहां पर कौन सा ट्रांजिशन मेटल है। सारे ट्रांजिशन मेटल इस बोरेक्स बीड टेस्ट को देते हैं, एक्सेप्ट S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स, वो इस टेस्ट को नहीं देते। तो इसी को हम कहते हैं बेटा बोरेक्स बीड टेस्ट। तो यहीं पे मैं लिख देती हूं दैट बोरेक्स बीड जिसको हम बात कर रहे हैं, दैट इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ, यूज्ड for the identification of transition metals। जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए इसे यूज किया जाता है। कैसे देखना बेटा ध्यान से। ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड है, कोई भी हमारे पास ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड है, उस ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड को हमने बोरेक्स बीड से पास किया, तो यहां से उसके कलर्ड मेटाबोरेट का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा बेटा? यहां से उसके कलर्ड मेटाबोरेट का फॉर्मेशन होगा। बोरेक्स बीड सबको पता है NaBO2 प्लस B2O3, दैट इज सोडियम मेटाबोरेट प्लस बोरिक एनहाइड्राइड। रिएक्शन हम कराएंगे ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड के साथ, तो यहां से एक कलर्ड कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा जो कि कंफर्म करेगा कि वहां पर कौन सा मेटल प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल हमने रिएक्शन कराई क्यूप्रिक ऑक्साइड, ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड है बेटा, क्यूप्रिक ऑक्साइड की हमने रिएक्शन कराई, दैट इज B2O3। इसको हमने हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ बोरेक्स बीड, तो ये यहां से किसका फॉर्मेशन करेगा? ये फॉर्मेशन करेगा इसके मेटाबोरेट का, एंड दैट इज ऑफ ब्लू कलर। तो ये ब्लू कलर कंफर्म करता है कि हाँ भाई जिसका टेस्ट हो रहा है वो एक ट्रांजिशन मेटल है। अगर इसका नाम पूछा जाए तो इसे हम बोलेंगे दैट इज कॉपर मेटाबोरेट। इसी तरीके से अगर मैग्नीज का ऑक्साइड है तो पिंक कलर आ जाएगा, क्लियर, जो कि कंफर्म कर देगा। और भी है जिसका हम रिएक्शन लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर रिएक्शन कराई टाइटेनियम ऑक्साइड की, वो भी एक ट्रांजिशन मेटल है, बोरेक्स बीड के साथ हमने उसकी रिएक्शन करवाई, तो यहां से हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा बेटा? टाइटेनियम BO2 ट्वाइस, दैट इज टाइटेनियम मेटाबोरेट। और ये कौन से कलर का हमको देगा बेटा? ये हमें देगा येलो कलर का सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये येलो, यहां पे लिख देते हैं येलो टाइटेनियम मेटाबोरेट। तो किसी भी ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड की अगर हम रिएक्शन कराते हैं इस बोरेक्स बीड के साथ, तो वे कलर्ड मेटाबोरेट्स का फॉर्मेशन करेगा। अच्छी बात यह है कि सिर्फ ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स इस रिएक्शन को देंगे, क्लियर। अगर कोबाल्ट भी होगा, अगर कोबाल्ट का ऑक्साइड भी होगा तो भी हमारे पास कौन सा कलर आएगा बेटा? कोबाल्ट के केस में भी हमारे पास ब्लू कलर आएगा। क्रोमियम के केस में हमारे पास ग्रीन कलर आएगा। मैग्नीज के केस में हमारे पास पिंक कलर आएगा। तो आप 3 रिएक्शन और लिख सकते हो।
कैसे? कोबाल्ट ऑक्साइड बोरेक्स बीड की प्रेजेंस में कोबाल्ट मेटाबोरेट ब्लू कलर का फॉर्मेशन करेगा। क्रोमियम ऑक्साइड बोरेक्स बीड की प्रेजेंस में ग्रीन क्रोमियम मेटाबोरेट का फॉर्मेशन करेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड बोरेक्स बीड की प्रेजेंस में पिंक मैग्नीज मेटाबोरेट का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर हो गया बेटा? इस तरीके से था हमारे पास बोरेक्स बीड टेस्ट, और ये था हमारे पास बोरेक्स कंपाउंड। जो भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बेटा, वो सारे जनरल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने लिख लिए। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा नेक्स्ट कंपाउंड, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है डाइबोरेन। पहली बात, बोलते किसे हैं बेटा? BH3 जो है, BH3 जो है इसे क्या बोलते हैं? बोरेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बोरेन। और वहीं पे अगर दो BH3 हों तो उसे हम क्या बोलते हैं? जब हमारे पास दो BH3 हैं तो ये किसका फॉर्मेशन कर रहा है? B2H6, जिसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज डाइबोरेन। क्या बोलते हैं बेटा? डाइबोरेन। अब ये डाइबोरेन का फॉर्मेशन हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, सब डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, ये जो बोरोन है, बोरोन किस तरीके से बॉन्ड बनाता है? इस तरीके से BH3। क्लियर? यहां पर जो बोरोन है दैट इज सराउंडेड बाय 6 इलेक्ट्रॉन्स, सराउंडेड बाय 6 इलेक्ट्रॉन्स। बोल सकते हैं कि इसका भी ऑक्टेट कैसा है? इनकम्प्लीट है। अगर इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो हम बोल सकते हैं कि ये कैसा है? ये बिल्कुल एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है तो बिल्कुल ये लीस एसिड की तरह बिहेव करेगा। अब इस केस में एक इंपॉर्टेंट बात ये कि जब मैं आपको डाइबोरेन बनाकर भी दिखा दूंगी तो भी इस बात को ध्यान रखना कि तब भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही रहेगा। फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि इसने डैमर बनाया क्यों? पॉसिबल तो था, ठीक है, कम स्टेबल से ज्यादा स्टेबल सही। अब बेटा बोरोन जिसका एटॉमिक नंबर 5 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा? 2s2 2p1। तो ये इसका 2s2 और ये इसका 2p1, ये इसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। जब हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट देखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा क्योंकि ये अब इधर चला जाएगा। तो हमारे पास बेटा टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। और अब ये जो हमारे पास हैं, ये हमारे पास क्या है? ये हैं हमारे पास एक्साइटेड ऑर्बिटल्स। क्या है बेटा? एक्साइटेड ऑर्बिटल्स। और एक s और 3 p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हों तो उसे हम क्या कहेंगे? sp3 ऑर्बिटल्स। तो अब हमारे इस बोरोन के पास 4 sp3 ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं। अब उसकी बॉन्डिंग देखो कैसे हुई जब उसने डाइबोरेन का फॉर्मेशन किया। तो हमारे पास इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, वो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो वो एक हाइड्रोजन के साथ बना लेगा, शेयर करके BH3 बन जाएगा, दूसरे का BH3 बन जाएगा। लेकिन स्टिल उस एक बोरोन के पास अनपेयर्ड वेकेंट ऑर्बिटल रहेगा, लेकिन उस हाइड्रोजन के पास देने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था उसके 1s के अंदर, जो इलेक्ट्रॉन उसने देकर बॉन्ड बना लिया। तो डोंट कंपेयर दिस विद Al2Cl6, स्ट्रक्चर एकदम डिफरेंट है, देखने में एकदम सेम लगता है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल डिटेल में हम जाएंगे। सबसे पहले हम जो कवर कर रहे थे उसे ही कवर करते हैं, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो डाइबोरेन है ये एग्जैक्टली बनता कैसे? तो हमारे पास क्या प्रेजेंट था बेटा? बोरोन, और उस बोरोन के हमारे पास sp3 ऑर्बिटल्स हैं। ये रहा बोरोन, ठीक है, एक बोरोन, एक बोरोन का ये एक sp3 ऑर्बिटल, ये एक sp3 ऑर्बिटल और ये एक sp3 ऑर्बिटल। क्लियर? और दूसरा बोरोन जिसके पास ये रहा उसका एक sp3 ऑर्बिटल, ये रहा एक sp3 ऑर्बिटल और ये रहा एक sp3 ऑर्बिटल। 2 BH3 कंसीडर किए जा रहे हैं।
अब इस केस में इस बोरोन के पास जो ये sp3 के ऑर्बिटल हैं, इस बोरोन के पास वो ऑर्बिटल जो इन्वॉल्व होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, वो तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए। इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? नेक्स्ट बेटा, जब हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया होगा, ठीक है, उससे पहले इसके पास एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। सेम एज इट इज इसके पास भी एक ऐसा ऑर्बिटल है sp3 जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट बेटा, हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं, एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, उसके 1s में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसका जो एक 1s है वो 1s का एक इलेक्ट्रॉन उसने दिया और इसके साथ ओवरलैपिंग करके ये बॉन्ड बना लिया। एक 1s के साथ बॉन्ड बना लिया उसने यहाँ पर एक 1s के साथ बॉन्ड बना लिया और उसने एक 1s के साथ यहाँ बॉन्ड बना लिया, और यहाँ पर भी तो प्रेजेंट था, उसने एक इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ दिया और इधर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और उसने अपना एक 1s का इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया और इधर ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो क्या है बेटा, फिर से आ जाते हैं थोड़ा सा ट्रैक पे। ये हमारे पास बोरोन के कौन से ऑर्बिटल्स है बेटा, ये हमारे पास बोरोन के sp3 ऑर्बिटल्स हैं। कैसे हैं बेटा sp3 ऑर्बिटल्स? ध्यान से देखो, जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, ये हमारे बोरोन के sp3 ऑर्बिटल्स हैं। जिन्होंने ओवरलैपिंग की बेटा हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ और फॉर्मेशन किया किसका? इस बॉन्ड का। तो ये हमारे पास क्या है बेटा? हाइड्रोजन। ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है। क्लियर? अब इस केस में यहाँ पर क्या होता है, वापस आ जाते हैं ट्रैक पे। बोरोन के पास जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, वो उसने हाइड्रोजन के साथ शेयर करके सिग्मा 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 बॉन्ड बना लिया। इस बोरोन ने सिग्मा 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 बना लिया, किसी तरह का कोई शक नहीं है। लेकिन ये बोरोन जो खाली ऑर्बिटल था और ये बोरोन जो खाली ऑर्बिटल था, ये इस तरीके से प्रेजेंट है कि यहाँ पर ये जो बोरोन हाइड्रोजन बोरोन है, इन 3 सेंटर्स के बीच में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। 3 लोग 2 रोटी, पेट भरेगा? सोच के देखना, 3 लोग और उनके बीच में सिर्फ 2 रोटी नहीं। तो यहाँ पर क्या है, ये 3 सेंटर जिनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन, और वो 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से यहाँ पर रहते हैं। इसलिए यहां पर उनको हम कहते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये टर्मिनल हाइड्रोजन है, ये टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट है। ब्रिज हाइड्रोजन इन्हें हम कहते हैं, सॉरी ब्रिज पोजीशन पे प्रेजेंट है, ये टर्मिनल हाइड्रोजन है। लेकिन इस तरीके से B2H6 की बॉन्डिंग होती है और तभी यहां पर अब जो बॉन्ड बनता है इसे हम कहते हैं बनाना बॉन्ड। क्या कहते हैं बेटा? बनाना बॉन्ड। तो यहां पर इस तरीके की ओवरलैपिंग हो रही है। क्लियर? अब इस केस में फिर से बता देती हूं बेटा, यहां पर ये क्या है हमारे पास, ये बोरोन, ये हाइड्रोजन और ये बोरोन। कितने सेंटर है? 3 सेंटर। 3 सेंटर हैं और 3 सेंटर के बीच में इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं? 2। तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहलाते हैं। और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक ये और एक ये। यही तो है जिसे हम आगे जाके क्या बोल देते हैं? बनाना बॉन्ड। इसी को हम कहते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्लियर? ये भी क्या है? बनाना बॉन्ड। एक ये हो गया, एक इधर से ये हो गया। क्लियर? यही बनाना बॉन्ड कहलाता है। यहां पर देखो बेटा, इन्हें ध्यान से देखो, ये बोरोन, ये हाइड्रोजन। ठीक है, बोरोन हाइड्रोजन 2 सेंटर, 2 सेंटर के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है दैट इज 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्या है बेटा? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो है वो सारे के सारे टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट है। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड सारे के सारे टर्मिनल
पोजीशन पे प्रेजेंट है। जितने भी टर्मिनल BH हैं वो सारे के सारे कितने हैं, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। ये होती है B2H6 की स्ट्रक्चर। और ये अभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों है उसे समझना। ये इस तरीके से प्रेजेंट है कि बोरोन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, लेकिन एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे, ये इस तरीके से प्रेजेंट है कि इन 3 सेंटर के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये 3 सेंटर के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी कि टोटल देखो बेटा हमने पढ़ा हुआ है कि एक बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉन से, डबल बॉन्ड बनता है 4 इलेक्ट्रॉन से। तो यहां पर 2 बॉन्ड प्रेजेंट है, 2 बॉन्ड प्रेजेंट है, तो 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। इसीलिए B2H6 भी एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। तो अब हम इस B2H6 को एक बार सिंपल फॉर्म में बना देते हैं, जो हमने अभी ड्रॉ किया है। ठीक है, तो हमने क्या बनाया बेटा, ये बोरोन, ये हाइड्रोजन, ये बोरोन, ये हाइड्रोजन, ये बोरोन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ये तो समझ में आ गया 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन क्या है। अब बात करते हैं इसकी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज की, वो सारी चीजें तो हम लिख ही लेंगे। अब इस केस में बेटा जो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड थे, ये स्टिल हमारे पास क्या है, ये अभी भी हमारे पास इसकी वजह से क्या है बेटा, ये अभी भी एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। ये अभी भी एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है और अभी भी ये किसकी तरह बिहेव करेगा, लीफ एसिड की तरह बिहेव करेगा। क्लियर। तो अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। अब कंपेयर करते हैं इनकी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल के बारे में। तो बेटा ये हमारे पास तो है ब्रिज हाइड्रोजन, ये हमारे पास है 4 टर्मिनल हाइड्रोजन। ये जो हमारे पास ब्रिज हाइड्रोजन और टर्मिनल हाइड्रोजन है, इनमें से बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी, तो हमने ये बचपन में पढ़ा हुआ है बेटा, दैट बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये मैंने ही तुम्हें पढ़ाया था। तो बेटा बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अगर बॉन्ड लेंथ के, तो बताना जरा बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ बॉन्ड से, और नंबर ऑफ बॉन्ड कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो एक बात बताना बेटा, यहां पे एक बॉन्ड है तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन भी है, तो बॉन्ड ऑर्डर 1 हुआ। लेकिन यहां पर जो एक बॉन्ड है ना, वो 2 बॉन्ड के बीच में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो एक बॉन्ड को कितना इलेक्ट्रॉन मिला, 1 इलेक्ट्रॉन मिला। तो 1 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा भाई, 2 इलेक्ट्रॉन से 1 बॉन्ड बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन से 1 बॉन्ड बनता है, और जितने बॉन्ड होते हैं वो उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन से 1 बॉन्ड बनता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड आधा बनेगा, तो बॉन्ड ऑर्डर भी आधा होगा। बॉन्ड ऑर्डर अगर इसका कम है इससे, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, इन दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन 1 बॉन्ड, इसके बीच में 1 इलेक्ट्रॉन, क्यों, क्योंकि तीनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक बॉन्ड को 1 इलेक्ट्रॉन मिला। 1 इलेक्ट्रॉन आधा बॉन्ड, आधा बॉन्ड आधा बॉन्ड ऑर्डर। अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर इससे कम है तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी नहीं होगी, इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी ही होगी और होती भी है। क्लियर। तो ये याद भी रखना, मैं लिखवा भी देती हूं, हालांकि कंपैरिजन काफी था। ये अंदर वाले जितने भी है ना, इनकी बॉन्ड लेंथ होती है 134 पिकोमीटर, और ये बाहर वाले जितने भी है ना बेटा, इनकी इससे बॉन्ड लेंथ कम होती है, क्योंकि इनका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है। इनकी होती है 119 पिकोमीटर। एज इट इज बेटा, बॉन्ड एंगल की अगर हम बात करें तो बॉन्ड एंगल भी हम कंपेयर कर सकते हैं। एक है अंदर HPH वाला एंगल, ठीक है, जो ब्रिज पोजीशन पे प्रेजेंट है, ये होता है यहाँ पर 97 डिग्री, और ये होता है यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री। बिल्कुल। अब क्या ये नेचर में प्लेनर होगा, ना जी बिल्कुल भी नहीं, ये नेचर में प्लेनर नहीं होता।
तो ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। नंबर ऑफ 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं? नंबर ऑफ 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं? गिन लो बेटा, 1 2 3 4 4। नंबर ऑफ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं? गिन लो बेटा, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाले भी टोटल 4 हैं। 1 2 3 4 4 हैं। क्लियर? यही यहाँ से पूछा जाता है। बॉन्ड लेंथ कंपेयर करवा सकता है, ठीक है। BH3 एग्जिस्ट नहीं करता इसलिए डायमर बना देता है, ठीक है। तो BH3 does not exist, does not exist. That's why forms dimer. BH3 and B2H6 both are electron deficient species. दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। समझ में आ गया होगा, क्योंकि बेटा समझ में कैसे आ गया होगा? 2 बॉन्ड थे तो 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन 2 बॉन्ड के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन थे। ये बिल्कुल क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। ये जो है बेटा, ये हमारे पास टर्मिनल BH बॉन्ड है, दैट इज टर्मिनल BH बॉन्ड। और टर्मिनल BH बॉन्ड को ही हम क्या कहते हैं? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और ये हमारे पास ब्रिज BH बॉन्ड है, जो कि ब्रिज पोजीशन पे प्रेजेंट है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमने समझा इस B2H6 के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट है बेटा इसकी स्ट्रक्चर भी। अब हम बात करते हैं इनमें से कौन प्लेन में है, इनमें से कौन प्लेन में नहीं है। ये तो हमने 2D में देखा। 3D में इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी? 3D में इसकी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं बेटा, तो ये जो बोरोन है ना बेटा, ये दोनों बोरोन और ये चारों हाइड्रोजन जो टर्मिनल पोजीशन पे सेम प्लेन में होते हैं, और ये दोनों हाइड्रोजन अबव और बिलो द प्लेन होते हैं। इसीलिए इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? इसीलिए ये कैसा होता है बेटा? ये नॉन प्लेनर होता है। कैसा होता है बेटा? B2H6 भी नॉन प्लेनर होता है। इसको यहां पे लिख देते हैं, दैट इज नॉन प्लेनर। ये तो हमने प्रूफ कर ही देना है अब, ठीक है। तो चलो इसको प्रूफ करते हैं कि ये नॉन प्लेनर होता है। सी, हाँ बेटा देखो ये नॉन प्लेनर कैसे होता है, इसकी स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है। हमारे पास मान लो ये एक प्लेन है, तो ये इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। कैसे? ये बोरोन, चारों हाइड्रोजन सेम प्लेन में होती हैं, चारों हाइड्रोजन सेम प्लेन में होती हैं, और 2 हाइड्रोजन अबव और बिलो द प्लेन होती है। इस तरीके से होता है इसका स्ट्रक्चर। क्लियर? तो यहाँ पर ये जो बोरोन है, ये जो बोरोन है, ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है, तो ये कैसे है बेटा? सेम प्लेन में है। अगर हम लिखना चाहें कि एक प्लेन में मैक्सिमम कितने एटम्स होते हैं? मैक्सिमम 6 एटम्स are present in same plane। मैक्सिमम 6 एटम प्रेजेंट होते हैं सेम प्लेन में। बाकी जो दोनों हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, वो दोनों हाइड्रोजन ब्रिज हाइड्रोजन है, और वो प्लेन के कैसे हैं बेटा? परपेंडिकुलर। तो 2 ब्रिज हाइड्रोजन प्रेजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ऐसा नहीं है, आप उन्हें भी प्लेन में रख सकते हैं, क्योंकि ये किस तरीके से प्रेजेंट है बेटा? अगर मेरे पास एक बुक होती तो मैं ज्यादा इजी तरीके से समझा पाती, बट राइट नाउ चलो लैपटॉप ले लेते हैं, ठीक है। लैपटॉप से समझा देते हैं आपको। ये मान लो एक प्लेन है, ठीक है, या मान लो एक प्लेन है। इस प्लेन के इधर और इधर बोरोन प्रेजेंट है, इधर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे, दैट इज B2H6।
अब मैं इसको अगर यहाँ से कट करती हूँ, अगर मैं यहाँ से कट कर सकती हूँ, दोनों हाइड्रोजन आधे कट जाएंगी, दोनों हाइड्रोजन आधी कट जाएंगी, ये दोनों बोरोन आधे आधे कट जाएंगे, ऊपर एक ब्रिज हाइड्रोजन, नीचे एक टर्म ब्रिज वाली हाइड्रोजन। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे काटती हूँ, अगर मैं इसको ऐसे काटती हूँ, तो ऊपर वाला हाइड्रोजन, ये दोनों बोरोन और नीचे वाला हाइड्रोजन सेम प्लेन में है, फिर बाकी 4 हाइड्रोजन टर्मिनल वाली प्लेन में नहीं है। तो प्लेन कोई सा भी आप मान सकते हो। ध्यान क्या रखना है बेटा, ध्यान ये रखना है कि अगर ये पूछता है मैक्सिमम कितने एटम्स एक प्लेन में हो सकते हैं, तो ये सेम प्लेन में है। अगर मैं इसको ऐसे कट करूं, ऐसे, तो ये दोनों कॉम्पिटिशन से, ठीक है। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ B2H6 बेटा, दैट इज इंपॉर्टेंट, इतना ही यहां से पूछा जाता है। स्ट्रक्चर पार्ट इज इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको कहा था कि मैं स्टार बनाती जाऊंगी, तो एज इट इज मैंने डाइबोरेन पे भी बना दिया, एज इट इज बेटा मैं इस बोरैक्स पे भी बना देती हूँ, क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब अगर माइंड में आ रहा हो, अब अगर माइंड में आ रहा हो कि मैम Al2Cl6 और बोरेन सेम ही तो है, बेटा Al2Cl6 और डायबोरेन डिफरेंट है, क्योंकि Al2Cl6 जो है वहां पर हमने जो डायमराइजेशन कराया वो इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कराया है। क्लियर, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अभी भी डेफिशिएंसी है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, मैम BH3 डाइमर बना रहा है, BCl3 क्यों नहीं बना रहा? ये देखो ध्यान से बेटा, बोरोन इनका खुद का साइज बहुत छोटा है, साइज बहुत छोटा है, और आप ब्रिज पे उसको रखना चाहते हो जिसका साइज बड़ा है, वो झेल पाएगा? नहीं झेल पाएगा। तो ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ क्लोरीन, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ बोरोन, वो डाइमर नहीं बना सकता, पॉलीमर नहीं बना सकता। लेकिन हाइड्रोजन का खुद का साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए वो डाइमर बना सकता है बोरोन के साथ। क्लियर, इसलिए बोरोन डाइमर नहीं बनाता। तो ये हमारे पास कैसी है बेटा, ये हमारे पास ब्रिज हाइड्रोजन है। कैसी है बेटा, ब्रिज हाइड्रोजन। क्लियर, नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं और इनकी प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं, रिएक्शन पार्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, जितना स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट था उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समझ लेते हैं, जरूरी तो सब कुछ है। ठीक है बेटा, छोड़ेंगे हम कुछ भी नहीं। तो क्या है बेटा प्रिपरेशन में, NaH सोडियम हाइड्राइड की रिएक्शन BF3 के साथ कराते हैं। तो यहां से हमारे पास 6 NaF और B2H6 डायबोरेन का फॉर्मेशन होता है। सोडियम हाइड्राइड एक मेटल हाइड्राइड है, BF3 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। नेक्स्ट उसी तरीके से बेटा यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये फॉर्मेशन करता है डायबोरेन B2H6 का। साथ में यहाँ से लिथियम क्लोराइड निकल जाता है और यहाँ से निकल जाता है दैट इज AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये दोनों इसके साथ रिएक्ट करते हैं और यहाँ से इसका फॉर्मेशन होता है। आप चाहो तो रिएक्शन बैलेंस कर सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। हार्ड एंड फास्ट क्यों नहीं है बेटा, क्योंकि रिएक्शन को बैलेंस करने की इंपॉर्टेंस यहाँ पे नहीं है। रिएक्शन को बैलेंस करने की जो भी इंपॉर्टेंस थी वो सारी की सारी इंपॉर्टेंस कहाँ पर थी, समझ गए होंगे, रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स याद रखना है। सेम इसी तरीके से बेटा सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ आयोडीन की रिएक्शन करेंगे पॉलीथीन की प्रेजेंस में, तो यहाँ से भी फॉर्मेशन होगा दैट इज सोडियम आयोडाइड का, साथ में B2H6 और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। ठीक है, देख लो एक बार ये वाली रिएक्शंस बेटा, कोशिश करो साथ साथ लर्न हो जाए। फिर मैं रिएक्शन कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि जो रिएक्शन इंपॉर्टेंट होंगी बेटा मैं खुद हाईलाइट करूंगी। ठीक है, यस बेटा, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो मैं मेंशन कर देती हूँ बेटा, दैट इज अ कलरलेस। कैसा होता है बेटा, कलरलेस होता है, इसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, कलरलेस होता है। साथ के साथ जैसे ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना बेटा, उसी तरीके से डायबोरिन भी कैसे यूज होता है, यूज्ड एज फ्यूज, ये भी फ्यूज की तरह यूज होता है। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, ध्यान से देखना, ये डायबोरेन है। डायबोरेन की रिएक्शन हमने कराई अमोनिया एक्सेस के साथ, जब अमोनिया एक्सेस में था, लेकिन जब टेम्परेचर मेंशन नहीं था। फिर हमने नीचे वाली रिएक्शन कराई जहां अमोनिया था और साथ में साथ
टेम्परेचर बहुत हाई था, यहां पर भी अमोनिया एक्सेस में था। क्लियर? नेक्स्ट, इसी की रिएक्शन जब हम कराते हैं किसके साथ, इसी B2H6 की, इसी B2H6 की रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ बेटा, अमोनिया के साथ। अमोनिया के साथ हाई टेम्परेचर पे, बट इस बार हम क्या करते हैं, रेशियो लेते हैं किसका, B2H6 और अमोनिया का। तो ये अगर 1:2 के रेशियो में प्रेजेंट होता है, जब ये 1:2 के रेशियो में प्रेजेंट होता है तो यहां से अलग कंपाउंड बनता है। ठीक है, एक एक करके सब कुछ डिस्कस करते हैं। पहला तो एकदम क्लियर हो गया होगा, जब सिर्फ अमोनिया एक्सेस है तो B2H6.2 अमोनिया, 2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स के साथ इसने फॉर्मेशन किया। ये BH2 है, इसके साथ 2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, बाहर एक BH4 आयन प्रेजेंट है। वहीं पे बेटा जब सिर्फ अमोनिया एक्सेस में था और हाई टेम्परेचर था तो इसने बोरोन नाइट्राइड का फॉर्मेशन किया। बोरोन नाइट्राइड जिसे हम इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट भी बोलते हैं, याद रखना बेटा, काफी इंपॉर्टेंट है। किसे बेटा, बोरोन नाइट्राइड को हम इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बोलते हैं। अभी एक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड आने वाला है। और जब यही B2H6, इसको अलग से लिखवा दें क्या, मुझे लग रहा है इसको अलग से लिखा देते हैं। यस बेटा, फिर जब हम इसी B2H6 की रिएक्शन, इसी डायबोरीन की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराते हैं एट हाई टेम्परेचर, बस डिफरेंस इतना सा होता है कि 1:2 का रेशियो होता है। B2H6 1 पार्ट तो ये 2 पार्ट के रेशियो में होता है, तब ये फॉर्मेशन करता है किसका, B3N3H6। और इसी को हम क्या बोलते हैं, ये लिखा हुआ तो नहीं है, अरे यार डाउट था। चलो ये हो गया ना, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं वो रिएक्शन। देख लो बेटा, B2H6 की रिएक्शन जब हम कराते हैं अमोनिया के साथ हाई टेम्परेचर पे, इंपॉर्टेंट क्या है, 1:2 के रेशियो में। कहीं यही कंफ्यूज हो जाओ मैम, आपने तीनों प्रोडक्ट अलग अलग बना दिए, तो तीनों केसेस फिर से समझा देती हूँ। पहले सिर्फ अमोनिया एक्सेस में था, उसके बाद अमोनिया एक्सेस में था, हाई टेम्परेचर था, और उसके बाद अमोनिया एक्सेस में तो था, हाई टेम्परेचर था, लेकिन इस बार रेशियो 1:2 था। तब फॉर्मेशन होता है B3N3H6 का, और इसी को कहते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन, इसी को कहते हैं बोराजीन, इसी को कहते हैं बोराजोल, जो कि क्या है, जो कि आइसोस्टर है किसका, बेंजीन का। आइसोस्टर्स क्या होते हैं, वो स्पीसीज जिनके नंबर ऑफ एटम्स सेम होते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होते हैं, उन्हें आइसोस्टर्स कहते हैं। तो B3N3H6 की आपको स्ट्रक्चर भी बना के दिखा देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं, ये सारे नाम इसी के ही है बेटा, इनऑर्गेनिक बेंजीन। पहली बात, इनऑर्गेनिक बेंजीन क्यों बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए बोलते हैं क्योंकि बेंजीन जैसा दिखता है, बेंजीन जितने एटम्स है, बेंजीन जितने इलेक्ट्रॉन्स है। स्ट्रक्चर बना देते हैं बेटा, बिल्कुल बेंजीन जैसा होता है। यहाँ पर बोरोन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, बोरोन, बोरोन, नाइट्रोजन। क्लियर? हर किसी के साथ क्या प्रेजेंट है, एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर लगा दिया हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। और उसी तरीके से ऑल्टरनेट पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है बेटा, पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। माइनस पॉजिटिव चार्ज आप लगा ही लेना बेटा, बोरोन पे आ जाएगा माइनस, नाइट्रोजन पे प्लस इलेक्ट्रॉन देकर। क्लियर बेटा? ये होता है इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो हमने अभी डिस्कस की। नेक्स्ट बेटा, एक बात ध्यान रखना कि ये जो B2H6 होता है, ये B2H6 की ये जो ब्रिज हाइड्रोजन होती हैं, ये ब्रिज हाइड्रोजन कभी भी रिएक्ट नहीं करती, नेवर रिएक्ट्स, नेवर रिएक्ट्स, ये कभी भी रिएक्ट नहीं करती हैं। रिएक्ट हमेशा टर्मिनल हाइड्रोजन करती हैं, रिएक्ट हमेशा टर्मिनल हाइड्रोजन करती हैं। अगर आप B2H6 का मिथाइलेशन करवा दो, मिथाइलेशन मतलब मिथाइल ग्रुप का एडिशन, तो जब आप मिथाइलेशन भी करवाओगे तो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर ये 4 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगी, लेकिन टर्मिनल
हाइड्रोजन चारों रिप्लेस हो जाएंगे CH3 से, लेकिन ब्रिज हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होती है। क्लियर हो गया बेटा? दैट्स ऑल अबाउट डाइबोरेन। क्लियर बेटा? हमने डाइबोरेन कंप्लीट किया। अब हम स्टार्ट करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट कंपाउंड, दैट इज ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड किसे बोलते हैं बेटा? नाम हमने इसका जरूर सुना हुआ है, बिल्कुल बहुत अच्छे से सुना हुआ है। कहाँ पर सुना हुआ है बेटा? आपने इसको मोल कंसेप्ट में बिल्कुल सुना होगा। H3BO3 बोलते हैं, ऑर्थोबोरिक एसिड BOH होल थ्राइस भी बोलते हैं। कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है बेटा? ये बोरोन डायरेक्टली 3 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होता है। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये जितनी भी ऑक्सीजन है ये क्या करती हैं? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती हैं। क्या करती हैं बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन तो करेगा ही, तो इनके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। उसके बाद ये किसका फॉर्मेशन करते हैं? H3BO3 का फॉर्मेशन करते हैं। सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन देखेंगे। Na2B4O7 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है बेटा? Na2B4O7 जिस बोरेक्स की हम बात कर रहे हैं, एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो यहां से फॉर्मेशन होगा किसका? दैट इज 4H3BO3 ऑर्थोबोरिक एसिड का। साथ में सॉल्ट क्या निकलेगा? Na+SO4-2, तो Na2SO4 का फॉर्मेशन होता है। तो यहां से बनता है बेटा ऑर्थोबोरिक एसिड। और बेटा इसी H3BO3 को जब 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो ये HBO2 का फॉर्मेशन करता है, जिसे बोलते हैं मेटाबोरिक एसिड। इसी मेटाबोरिक एसिड को जब 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो फॉर्मेशन करता है H2B4O7 का, दैट इज टेट्राबोरिक एसिड। और इसी H2B4O7 को, टेट्राबोरिक एसिड को, जब तक हीट करते रहते हैं, जब तक ये हीट रेड हॉट नहीं हो जाता, तब ये फॉर्मेशन करता है बोरिक एनहाइड्राइड, दैट इज B2O3 का। क्लियर? तो दैट्स अबाउट H3BO3। ये थोड़ा इतना मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो होता है बेटा थोड़ा कम सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, कोल्ड वाटर के अंदर, बट वार्म वाटर के अंदर ये अच्छा खासा सॉल्युबल होता है। तो मैं इसको लिख देती हूँ यहीं पे, दैट इज H3BO3 अ काइंड ऑफ, इसकी प्रॉपर्टी मान सकते हैं, इज लेस सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, दैट इज less soluble in cold water and soluble in hot water, or we can say it warm water। कोई सोच के बताओ कि ऐसा क्यों कि ये वार्म वाटर में सॉल्यूबल है? ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। वाटर जब गर्म होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा। एज हाइड्रोजन बॉन्ड स्टार्ट्स ब्रेकिंग, तो यहां पर ये जो H3BO3 की स्ट्रक्चर टिकती है, ये किस वजह से टिक पाती है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर ये जो H3BO3 ये जो BO3 की यूनिट्स हैं, ये BO3 की जो यूनिट्स हैं हमारे पास, ये BO3 की यूनिट्स with the help of hydrogen bonding exist कर पाती है in the form of that is H3BO3। क्लियर? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो ये है ही, सराउंडेड बाय 6 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लीस एसिड की तरह बिहेव करेगा। साथ के साथ बचपन में हमने पढ़ा था कि इसका n फैक्टर 1 होता है, लेकिन ये तो एक भी H+ नहीं देता। H+ नहीं देता, क्यों नहीं देता? खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्या देगा? तो फिर होता क्या है इन एक्चुअल कि जब ये H3BO3 वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बोरोन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो वाटर का जो OH- है वो इस बोरोन को इलेक्ट्रॉन दे देता है और ये बॉन्ड बना लेता है BOH4-। तो क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया तो इसका एन फैक्टर कितना होता है बेटा? 1। ये इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, वही लिखा हुआ है बेटा। ये जो हमारे पास BOH होल थ्राइस होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है, वाटर में प्रेजेंट होता है H+OH-। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इस बोरोन को इलेक्ट्रॉन पेयर देता है और फॉर्मेशन करता है BOH4- का और साथ में H+। तो ये H+ जो आती है
जिसकी वजह से ये एक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। ये H प्लस आई कहां से, दैट H प्लस रिमूव्ड फ्रॉम वाटर, नॉट फ्रॉम H3BO3, नॉट फ्रॉम H3BO3, दैट्स व्हाई इट इज अ वीक एसिड। क्लियर? H प्लस कहां से मिली है हमें, वाटर से मिली है, और ये H प्लस मिला लेकिन वाटर से मिला, तो एन फैक्टर इसका 1 होता है। तो इसका एन फैक्टर कितना होगा बेटा, 1 होगा। बिल्कुल ये एक वीक मोनोबेसिक एसिड कहलाएगा क्योंकि इसका एन फैक्टर 1 है। क्लियर? लेकिन ये कैसा है, नॉन प्रोटोनिक एसिड है, नॉन प्रोटोनिक एसिड। नॉन प्रोटोनिक यानी कि जो H प्लस नहीं देते उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, नॉन प्रोटोनिक एसिड कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये एक वीक मोनोबेसिक एसिड है, ये अपनी H प्लस को नहीं देता, इसने क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया इसलिए ये किसकी तरह बिहेव करता है, लीस एसिड, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया। लिख भी देते हैं, एज इट हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है बेटा, आप एक बार इसका डायग्राम जो है वह एनसीईआरटी से आप ड्रॉ कर लेना। तो ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होती है सॉलिड स्टेट में ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हमारे पास प्लेनर BO3 की यूनिट्स होती हैं, कॉम्बिनेशन करती है बेटा वाटर के साथ। ठीक है, तो इसका हम लिख भी सकते हैं पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर इन सॉलिड स्टेट। इसका डायग्राम बना लेना बेटा एक बार एनसीईआरटी से, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर इन सॉलिड स्टेट। तो यहाँ पे हमारा H3BO3 भी कंप्लीट होता है। तो बोरोन के हमें बेटा 3 कंपाउंड्स डिस्कस करने थे जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। कौन कौन से, वापस आ जाते हैं बेटा ट्रैक पे, वापस आ जाते हैं ट्रैक पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे आपको मिल ही जाएंगे। हमने तीनों कंपाउंड्स डिस्कस कर लिए हैं, दैट इज बोरैक्स, B2H6 एंड H3BO3। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रुप 14 के कंपाउंड्स जिसे हम कहते हैं कार्बन फैमिली। ठीक है, उससे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगी एनामलस प्रॉपर्टीज, एनामलस बिहेवियर ऑफ बोरोन, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं बेटा ग्रुप 14 शुरू करने से पहले। क्यों? क्योंकि हमारा ग्रुप 13 लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अरे वाह, डायग्राम भी बना हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं दैट एनामलस बिहेवियर ऑफ बोरोन। देखो बेटा, ये कहीं मेंशन नहीं था। मैम फिर आप क्यों पढ़ा रहे हो बेटा? इसीलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमने हर चैप्टर में, एस ब्लॉक में भी पढ़ा, एस ब्लॉक में भी हमने पढ़ा था कि भाई फर्स्ट मेंबर लिथियम एनामलस बिहेवियर शो करता था। एनसीईआरटी में कुछ लाइंस हैं, क्योंकि बेटा एनसीईआरटी जो इनऑर्गेनिक की रीजनिंग मिलती है ना, वो यहीं से मिलती है, जो प्रॉपर रीजनिंग मिलती है हमें वो यहीं से मिलती है। तो बोरोन भी एनामलस बिहेवियर शो करता है, रीजन वही, स्मॉल साइज, एब्सेंस ऑफ वेकेंटी ऑर्बिटल। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अफेक्ट हुई हैं और कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमें पढ़नी है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल लेते, कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं एनामलस, ताकि हमारी रीजनिंग और अच्छी हो जाए। क्योंकि इनऑर्गेनिक उतनी अच्छी तभी होती है बेटा जब हमारी रीजनिंग क्लियर होती है, हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। एनामलस प्रॉपर्टीज ऑफ बोरोन। यस बेटा, डिस्कस करते हैं एनामलस प्रॉपर्टीज ऑफ बोरोन। पहले तो मुझे बताओ ये एनामलस बिहेवियर शो क्यों करता है? तो बोरोन shows anomalous behavior due to its, जो हम सब में बताते थे बेटा, due to its small size, high ionization energy, behavior due to its small size, high ionization energy, high ionization energy and absence of
वेकेंट डी ऑर्बिटल। क्या बेटा? एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। इस वजह से ये एनोमलस बिहेवियर शो करता है, इसमें तो हमें कोई शक नहीं है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और वो आपको पता भी होना चाहिए कि B+3 आयंस कभी भी आपको फ्री आयंस फॉर्म में नहीं मिलेंगे। B+3 आयंस डज नॉट एग्जिस्ट एज फ्री आयंस। ये कभी भी बेटा आपको आयनिक फॉर्म में नहीं मिलेगा। फिर आप बोलोगे मैम BF3 में तो होता है। बेटा BF3 एक कंपाउंड है, BF3 एक कोवेलेंट कंपाउंड है, जहां पर बोरोन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। लेकिन क्या आपको इसको टूटते हुए देखा? B+3 F3- नहीं। ये कभी भी फ्री आयंस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा होता है, इसका साइज बहुत छोटा होता है। और B+3 कब बनेगा? जब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल लोगे, और इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये आयनिक नेचर शो ही नहीं करेगा, तभी तो ये नॉन मेटल माना जाता है। बोरोन इज अ नॉन मेटल। क्लियर? तो इसका स्मॉल साइज होता है, हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है। रीजन आपके पास है, ड्यू टू स्मॉल साइज इसकी आयनाइजेशन एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। आपने सुना होगा AlCl3 टूटेगा, Al3+3Cl-, AlF3 भी टूटेगा, लेकिन ये कभी भी आयनिक फॉर्म में नहीं टूटता। क्यों? क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। इसका नेचर कैसा है? कोवेलेंट है। तो B+3 आयन कभी भी आपको फ्री आयन फॉर्म में नहीं मिलेंगे। एक और पॉइंट बेटा आपने कभी नहीं सुना होगा, कभी नहीं सुना होगा, और ये एनसीईआरटी का अंदर का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट BF6 3- डज नॉट एग्जिस्ट। और हम घबरा जाते हैं, हमसे जब पूछ लिया जाता है कि बताओ ये एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, तो हम घबरा जाते हैं। बताओ बच्चों, सोचो कि ये एग्जिस्ट क्यों नहीं करता। AlF6 3- कैन एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करता है, पर ये एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? सिंपल, जो हमने दूसरा रीजन पढ़ा, क्या? एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होती है भाई। NH2NP1 ये मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? कितने बॉन्ड बना सकता है बेटा? 4 बना सकता है। तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वेकेंट d orbital, the maximum covalency of boron is 4। कितनी होती है बेटा? 4 होती है। दैट इज द रीजन कि बोरोन कभी भी BF6 3- फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये एनामोलस प्रॉपर्टीज है बेटा बोरोन की। सेम इसी तरीके से हम कार्बन की भी एनामोलस प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। तो आज हमने बेटा हैलोजन के साथ रिएक्शन, तो हमने हैलाइड्स डिस्कस किए। Al2Cl6 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज नहीं है, पर उसने वहां डाइमर क्यों बनाया था? डाइमर इसीलिए बनाया था क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था। वेपर फेज में उसने डाइमर बनाया स्टेबल होने के लिए। ठीक है, लेकिन BH3 ने भी स्टेबल होने के लिए डाइमर बनाया था, लेकिन वहां पर वो फिर भी एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, क्योंकि 2 बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन से बनने चाहिए, लेकिन वो 2 बॉन्ड 3 इलेक्ट्रॉन से बने हुए हैं। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की वजह से वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज की तरह बिहेव करता है। B2H6 ये ध्यान रखना, कुछ पॉइंट्स रिकॉल रखना। काफी सारी चीजें हमने डिस्कस की है बेटा। प्रॉपर नोट्स मेंटेन करना, कोई भी पॉइंट स्किप मत करना। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। एक बच्चे का डाउट मैंने कल की क्लास में देखा था, इसीलिए मैंने आंसर बता दिया था, है ना। उस बच्चे ने यही डाउट पूछा था शायद कि मैम रिलक्टेंस का मतलब क्या होता है। मुझे आज और भी कुछ कराना था, ठीक है, कुछ रीजनिंग करानी थी मुझे इनर्ट पेयर इफेक्ट की। कल की क्लास में आते ही मैं पहले कुछ क्वेश्चंस रखूंगी बेटा इनर्ट पेयर इफेक्ट के, उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। फिर भी एक बार गो थ्रू हो जाते हैं कि कल ही चैप्टर शुरू हुआ है, किसी बच्चे के कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है बेटा।
नेट बहुत स्लो चल रहा है। कल हम कार्बन फैमिली को लगभग खत्म कर देंगे, लगभग। लगभग पूरा तो नहीं हो पाएगा क्योंकि उसमें भी टाइम लगेगा। कल कौन सा डे है? आज कौन सा डे है? आज ट्यूसडे है ना। हाँ, तो अपना हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो अच्छे से मस्त होके पढ़ना है, घबराना नहीं है। सिर्फ ग्रुप 13-14 आ रहा है। यूजेस बेटा आप पढ़ना कंपाउंड्स के। ओपन क्यों नहीं हो रहा भाई? किसी की मुस्कुराहटों पे दिल निसार, किसी के दर्द ले सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार। नहीं ओपन हो पा रहा बेटा। एक बच्चे का डाउट देखा था मैंने, रिलक्टेंस का मतलब पूछा था, वो मैंने बता दिया था। एक दो चीजें और भी थी यार। ठीक है, तो कल मैं इनर्ट पेयर फैक्ट पर रिवीजन नहीं क्वेश्चंस करवाऊंगी, ताकि इनर्ट पेयर फैक्ट को हम कंटिन्यू रखें। और भी रीजनिंग जिसमें आप घबराते हो सकता है कल की क्लास में हम केबीसी भी रख लें। ठीक है, तो यार अच्छे से पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। डॉली मैम इज हियर एंड ऑलवेज स्टे मोटिवेटेड। बेटा आपका पॉजिटिव एटीट्यूड आपसे बहुत कुछ करवा सकता है। एक चीज जो हमेशा ध्यान रखनी है, आप खुद पे भरोसा नहीं करोगे तो और कोई आप पे भरोसा नहीं करेगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल वॉट एवर यू वॉन्ट, इन अ कंस्ट्रक्टिव वे, नॉट इन डिस्ट्रक्टिव वे। ठीक है, तो हमेशा बेटा अच्छे अच्छे बच्चों की तरह, बहुत मासूम मासूम से बच्चे हैं इस बैच में, बेटा स्माइल करते रहो। इतना लोड नहीं लेना है। ठीक है, इतना लोड नहीं लेना है। आई एम देयर। तो रिवीजन करते रहो, प्रॉपर पढ़ते रहो। आई थिंक सारी चीजें क्लियर हो गई। फिर भी कोई डाउट हो गया हो तो लिख देना। रिवाइज करना बेटा लेकिन रेगुलर बेसिस पे तुम्हें अगर चाहिए। देखो मैं ऑलरेडी 1.5 घंटे से बहुत ज्यादा का लेक्चर नहीं देती, बच्चों के बोलने पर भी नहीं देती। मैं ये चाहती हूँ बेटा मेरे साथ साथ तुम्हारा भी हो, याद होता जाए, सिलेबस होता चला जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार मैम आप इकट्ठा करा दो हम पढ़ते रहेंगे। सब ऊपर से जाता है एक लेवल के बाद, इसलिए उतना ही कराती हूँ बेटा जितना तुम एक दिन में याद कर सको। ठीक है, जरूरत हुई तो ज्यादा भी करा देंगे, लेकिन अभी सही चल रहा है यार, क्या जल्दी है? मुझे नहीं है तो तुम्हें किस बात की जल्दी है? मैंने अभी तक छुट्टियां नहीं लिया, सोचो। ठीक है, तो कोई नहीं, कर लेंगे अपन, है ना। मैं हूं तुम लोगों के साथ, इसलिए चाहती हूँ मेरे साथ साथ कर लो यार। पी ब्लॉक जैसे चैप्टर में बच्चे रोने लग जाते हैं। रोते क्यों है? छोड़ देते हैं, फिर बोलता है टेंशन हो रही है। हर चीज को जीरो से शुरू किया है बेटा। अपने कंसेप्ट क्लियर करो, पढ़ो, रिवाइज करो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट। मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू बच्चों।